हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे YouTube क्लासेस में सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड के पेपर EC2B जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया से एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा जो पिछली टॉपिक का ही आगे उसका कंक्लूडिंग पार्ट चलेगा। पिछले क्लास में मैंने विजयनगर साम्राज्य में उनके शासकों का क्रमिक वर्णन किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि दक्षिण भारत में मूलतः दो प्रकार के राजवंशों का शासन था। एक हमारा हिंदू राजवंश था और एक मुस्लिम राजवंश। ठीक है, तो हिंदू राजवंश जो था वो दरअसल विजयनगर पे शासन कर रहा था और विजयनगर पर कुल 4 राजवंशों ने शासन किया, जिनका नाम था संगम, सालु, तुलु और अराविडु। इन 4 राजवंशों ने शासन किया। ये 4 राजवंशों का शासनकाल आगे बढ़ा। अब हम इस क्लास में विजयनगर शासन की प्रशासनिक व्यवस्था पर विचार विमर्श करेंगे कि विजयनगर में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी और वहां कैसी शासन व्यवस्था थी। तो आज की क्लास में हम विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, विजयनगर मध्य युग में दक्षिण भारत का एक प्रमुख हिंदू राज्य था। इसकी राजधानी तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी थी। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। इनके गुरु का नाम गुरु माधवरण्य था। ठीक है, और हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतीय राजा रुद्र प्रताप देव के सामंत थे। यहां कुल 4 राजवंशों ने शासन किया था। 4 राजवंशों के जो नाम है वो है संगम वंश, जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 में की थी और इसका शासनकाल 1336 से 1485 रहा। सालुव वंश, जिसकी स्थापना नरसिंह सालुव ने की थी और इसका शासनकाल 1485 से 1505 तक। इसके बाद इसका तीसरा राजवंश जो था वो था तुलु वंश, जिसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी, जो 1505 से 1570 तक चला था। और इसका अंतिम राजवंश जो था अराविडु वंश, जो 1570 से 1650 तक। इन 4 राजवंशों ने शासन किया। तुलु वंश के कृष्णदेव राय इस साम्राज्य के महानतम शासक माने जाते हैं। बाबर ने भी उनकी प्रशंसा अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में किया है और उन्हें आंध्रभोज की उपाधि से भी नवाजा गया है। अब हम इस साम्राज्य के अंतर्गत देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक नई राज व्यवस्था का विकास हुआ था। विजयनगर के शासकों ने दक्षिण की प्रचलित पद्धति को बनाए रखते हुए भी इसमें कुछ परिवर्तन किए। ग्रामीण प्रशासनिक संस्थाएं जो थी उनकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई और उन पर नौकरशाही और सामंती व्यवस्था का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। इस राजवंश में राजा शासन का प्रधान होता था। प्रत्येक राजा शासन में गहरी रुचि लेता था। वह राव कहलाता था। उसे राव उपाधि से भी विभूषित किया जाता था। राजा राज्य में न्याय, समानता, धर्मनिरपेक्षता, शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए जिम्मेवार होता था। वह आर्थिक और सामाजिक मामलों में भी अपनी अभिरुचि रखता था। वह प्राचीन राजधर्म को ध्यान में रखते हुए शासन करता था।
सिद्धांतता हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि राजा की शक्ति जो थी वो असीम थी, लेकिन व्यवहार में अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि राजा को धर्मानुकूल शासन करना पड़ता था, यानी धर्म जो बताता है उसके आधार पर राजा को शासन करना पड़ता था। युवराज को भी प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। युवराज अधिकांश राजा अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी का मनोनयन कर देते थे, इसलिए उत्तराधिकार संबंधी संघर्ष कम ही होते थे। कभी कभी दो राजा एक साथ शासन करते थे, ठीक है, जैसे हरिहर बुक्का, देवराय विजयराय देवराय आदि। इस प्रकार दक्षिण में प्रचलित संयुक्त शासन प्रणाली को विजयनगर के शासकों ने आवश्यकतानुसार बनाए रखा। नाबालिग राजाओं के लिए संरक्षक नियुक्त किए जाते थे। जो नाबालिग शासक होते थे उनके लिए संरक्षक नियुक्त किए जाते थे, जो कभी कभी शक्ति स्वयं अपने हाथों में केंद्रित कर लेते थे। वृद्ध सम्राट कभी कभी युवराज के पक्ष में अपनी राजगद्दी को त्यागने को भी तत्पर रहते थे। राजा कृष्णदेव राय ऐसा ही करना चाहते थे, परंतु उनके पुत्र की असामयिक मृत्यु से वे ऐसा नहीं कर सके। विजयनगर के राजा जो राव कहलाते हैं, संवैधानिक दृष्टिकोण से अनियंत्रित सत्ता के स्वामी थे, तथापि इन पर अनेक व्यवहारिक नियंत्रण थे, जैसे व्यापारिक निगम, ग्रामीण संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं इत्यादि। राजा स्वयं को प्रजा के प्रति उत्तरदायी मानकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। राज परिषद राजा की सलाहकार समिति थी। इसका मुख्य कार्य राजा को सलाह देना था। वह राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखती थी। राज परिषद के अतिरिक्त अन्य परिषदें भी होती थीं। यह काफी बड़ी होती थी। इसमें प्रांतीय शासकों, सामंतों, व्यापारिक निगमों इत्यादि को स्थान दिया गया था। राज्य के नीति निर्धारण का कार्य इसी के जिम्मे होता था। मंत्रिपरिषद का प्रधान महाप्रधानी या प्रधानमंत्री होते थे। इसमें राज्य के मंत्रियों, उपमंत्रियों और विभागीय अध्यक्षों के अतिरिक्त राजा के निकट संबंधी भी होते थे। परिषद की सदस्यों की संख्या लगभग 20 होती थी और राजा परिषद की सलाह लेते थे, लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होते थे। राजा और युवराज के पश्चात प्रधानमंत्री ही शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। केंद्र में एक सचिवालय भी होता था जो पूरे प्रशासन पर नियंत्रण रखता था। इसमें विभिन्न विभागों के प्रधान एवं उनके प्रमुख सहकर्मी रहते थे। विजयनगर के शासक बहुत ही अधिक न्याय पर बल देते थे। राजा में न्याय की व्यवस्था करना उसका स्वयं का प्रमुख उत्तरदायित्व माना जाता था। राजा स्वयं न्याय प्रशासन में
व्यक्तिगत अभिरुचि रखता था। वह न्याय का सर्वोच्च पदाधिकारी था। इसके अंतर्गत विभिन्न स्तरीय न्यायालय एवं न्यायाधीश कार्य करते थे। प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर न्यायालय थे। निचली अदालतों के फैसले के विरुद्ध ऊपर की न्यायालय तथा राजा के पास अपील की जाती थी। न्याय का संपादन निष्पक्ष रूप से किया जाता था। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। इनका दंड विधान अत्यंत ही कठोर था। गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड एवं अंग भंग की सजा दी जाती थी। जुर्माना एवं संपत्ति जब्त करने की भी प्रथा थी। न्याय हिंदू विधान के अनुसार किया जाता था, लेकिन ब्राह्मणों को मृत्युदंड से मुक्त रखा गया था। इसके पश्चात इसकी प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग इसकी सैन्य व्यवस्था को भी देखा जाता है। विजयनगर की सेना जो थी वह विशाल, स्थायी और काफी सुदृढ़ थी। सेना में पैदल, घुड़सवार, हाथी तथा तोपखाने की टुकड़ियां थी। इस सेना में मुसलमानों और तुर्की अश्वारोहियों एवं धनुर्धरियों की भी नियुक्ति की गई थी। यद्यपि सैन्य व्यवस्था सामंती सिद्धांतों पर आधारित थी, तथापि इस पर कठोर नियंत्रण रखी जाती थी। इनकी सैन्य व्यवस्थाओं पर टिप्पणी करते हुए समकालीन एक इटलीवी यात्री निकोली काउंटी ने एक कथन कहा है। उस कथन में बताया गया है कि विजयनगर साम्राज्य की परिधि 60 मील है। इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई हैं और इन पहाड़ों की तराई में पहुंचकर उन्होंने घाटियों के इर्द गिर्द घेरा बना दिया है। इस नगर में शस्त्र धारण करने योग्य 90,000 लोगों के होने का अनुमान है। इनका राजा भारत के अन्य राजाओं में काफी शक्तिशाली राजा था। इस प्रकार उन्होंने, इटली के जो यात्री थे उन्होंने, निकोली काउंटी, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए बताया है कि उनकी सैन्य व्यवस्था काफी योग्य और सशक्त थी और इनके शासक जो थे वो काफी योग्य हुआ करते थे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। विजयनगर के शासकों ने पुर्तगालियों की सहायता से तोपखाने का भी विकास किया। राजा की अपनी सेना कम होती थी, परंतु नायक, जागीरदार और प्रांतपति भी सेना रखते थे एवं आवश्यकता अनुसार केंद्र की सहायता करते थे। सेना का प्रधान दंडनायक नामक सैनिक अधिकारी होता था। सेना में अनुशासन बनाए रखना उसकी प्रमुख जिम्मेदारी होती थी। राजकोष की आय का
एक बड़ा भाग सैन्य व्यवस्था पर खर्च किया जाता था। यद्यपि सैन्य व्यवस्था में सामंती व्यवस्था के अंतर्निहित दोष विद्यमान थे, लेकिन इसके बावजूद विजयनगर की सेना काफी सुसंगठित थी। इसी सेना के बल पर विजयनगर ने साम्राज्यवाद का विकास किया और बहमनी के शासकों के साथ उनका लंबा संघर्ष चला। राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए पुलिस विभाग का भी संगठन किया गया। इसका प्रधान कोतवाल के समान कार्य करता था। वह राज्य में होने वाली प्रत्येक घटना की निगरानी रखता था। प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से विजयनगर के साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में अथवा मंडल में विभक्त किया गया था, जिनकी संख्या विभिन्न राजवंशों के काल में अलग अलग रही थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि मंडल प्रांत की सबसे बड़ी इकाई थी। मंडल कोट्टम में विभाजित थे। कोट्टम की छोटी इकाई नाडु कहलाती थी। नाडु अर्थात परगना, ठीक है। नाडु या परगना कहलाती थी। नाडु जो परगना जो होता था, नाडु जिसको कहते हैं, 50 गांव के समूहों में विभक्त होता था। सबसे छोटी इकाई उर या ग्राम होती थी। प्रांतों का शासन प्रांतपतियों के जिम्मे था। यह पद राज परिवार से संबद्ध व्यक्तियों एवं महत्वपूर्ण सैनिक पदाधिकारियों का दिया जाता था। सैनिक पदाधिकारियों को सौंपा या दिया जाता था। इन्हें पर्याप्त प्रशासनिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। केंद्र सामान्यतः प्रांतीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। प्रांतीय गवर्नरों का मुख्य कार्य राजस्व की वसूली एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। प्रांतीय व्यवस्था के साथ साथ न्यायांकर व्यवस्था भी इस क्षेत्र में धीरे धीरे प्रचलित होने लगी थी। अब न्यायांकर व्यवस्था क्या है, इसकी बारे में हम एक अलग से क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। यहां हम संक्षिप्त रूप से न्यायांकर व्यवस्था के बारे में बताएंगे कि विजयनगर राज्य में प्रशासनिक क्षेत्र में न्यायांकर व्यवस्था का उदय हुआ। वे एक प्रकार के सैनिक होते थे। सेना नायकों को नायक कहा जाता था। राजकीय सेवा के बदले में तथा सेना रखने के लिए उन्हें जो भूमि प्रदान की जाती थी उसे अमरम भूमि कहते थे और इस कारण से ये नायक अमर नायक भी कहलाते थे। अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी इन्हीं नायकों की होती थी। ये अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते थे, परंतु अगर वे इसे कुशलतापूर्वक नहीं निभाते थे तो इन्हें दंड का भागी भी बनना पड़ता था। यद्यपि क्षेत्र विशेष में नायक भी प्रांतीय गवर्नरों के समान ही कार्य करते थे, परंतु गवर्नरों की स्थिति थोड़ी भिन्न थी। नायकों का पद
धीरे धीरे वंशानुगत बन गया। नायंकर व्यवस्था में सामंती व्यवस्था के सारे दुर्गुण प्रविष्ट होते चले गए। केंद्र के कमजोर होने के बाद नायकों ने अपनी शक्ति बढ़ा ली। इन पर नियंत्रण रखने के लिए बाद में महामंडलेश्वर की नियुक्ति की गई। तथापि नायकों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सका। नायंकर व्यवस्था ने विजयनगर साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में विजयनगर के शासकों ने दक्षिण की प्रचलित परंपराओं को बनाए रखा। तथापि इनके स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए। इस काल में भी नाडु, सभा, महासभा और उर का उल्लेख केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में मिलता है। प्रत्येक गांव विभिन्न वार्डों में बटा हुआ था। सभा गांव का प्रशासन देखती थी। सभा को सार्वजनिक भूमि बेचने या दान देने का अधिकार था। भूमि संबंधी अभिलेख तैयार करना, राजस्व की वसूली करवाना तथा प्राकृतिक आपदा के समय लगान माफी के लिए अनुरोध करना का काम ग्राम सभा करती थी। ग्राम सभाएं दीवानी एवं फौजदारी मामलों का निपटारा भी करती थी तथा सार्वजनिक दान की भी व्यवस्था करती थी। ग्राम सभा से बड़ी इकाई नाडु की सभा थी। नाडु सभा के अधिकार क्षेत्र विस्तृत थे, परंतु इन पर नियंत्रण भी अधिक था। आयंगर व्यवस्था के उदय ने स्थानीय संस्थाओं की स्वायत्तता